हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो हमारे चैनल पर चल रही बोर्ड क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 में एटम्स, न्यूक्लियाई और ड्यूअल नेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखें, उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स राजस्थान बोर्ड में 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स में से जो आपके कुछ इस प्रकार से डिवाइडेशन होगा, 1.5 और 1.5 यानी कि 1.5 नंबर के आपके दो क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों में से एक आपके न्यूमेरिकल होगा और एक जो है आपको किसी भी प्रकार की डेरिवेशन हो सकती है, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हाफ मार्क्स का एक एमसीक्यू होता है और हाफ मार्क्स का एक फिलअप्स होता है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको डेफिनेशन की फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, कोई फॉर्मूला हो सकता है और एक जो है आपके वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। तो वेरी शॉर्ट टाइप में भी आपसे जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स साथ में लिखे हुए हैं, तो आप उनको जरूर पढ़ें और क्वेश्चंस लिख लिख के याद करें ताकि आपको जल्दी से क्वेश्चन याद हो जाए। ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली के लिए और बोर्ड्स एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मेलस लॉ। मेलस लॉ जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है? तो मेलस लॉ के लिए आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे द कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्ज नेचर ऑफ लाइट वेव। कि लाइट वेव का जो ट्रांसवर्ज नेचर है वो कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन करता है? तो याद रखें पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्ज नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। रिफ्लेक्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि पाथ डिफरेंस बताना है अगर फेज डिफरेंस उसका 5 पाई है। तो अगर पाथ डिफरेंस आपको निकालना है तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा आपके लिए इस बार के लिए। तो डेल्टा एक्स का मतलब होता है पाथ डिफरेंस और डेल्टा फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको फेज डिफरेंस लगाना है और इसके साथ आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेचुरल लाइट जो होती है वो किस प्रकार की लाइट होती है? तो प्यारे बच्चों नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन इज अनपोलराइज। याद रखें अनपोलराइज लाइट होती है क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो हर फील्ड में होता है, इसलिए अनपोलराइज लाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट इज 4:9, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो प्यारे बच्चों याद रखें कि इंटेंसिटी जो होती है वो I1 अपॉन I2, इसी के साथ A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 1 अपॉन बीटा 2 जो होता है फ्रिंज विड्थ जिसको हम कहते हैं। इन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आप याद रखें यहाँ पे 169:25 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसका लिखा है कि द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो याद रखें कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इसमें पूछी गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों वो होगा 2n+1 और λ/2। ये जो होगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मतलब बेटर इंटरफेरेंस के लिए जो लाइट वेव है उसके लिए क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ऑफ द लाइट वेव टू सोर्स, याद रखिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। तो प्यारे बच्चों याद रखें कि इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो सोर्स है वो कोहेरेंट होने चाहिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर प्रोपगेशन ऑफ अ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो सेकेंड वेवलेट का जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों किसने दिया था? वो दिया था हाइगेन ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द कि हाइगेन वेव थ्योरी बाय हाइगेन वेव थ्योरी द लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना। तो प्यारे बच्चों याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हाइगेन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, जबकि हाइगेन वेव थ्योरी वेव के ऊपर डिपेंड करती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए क्या है कि इन YDSC द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन। तो प्यारे बच्चों याद रखिए जब YDSC के लिए हम इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं तो वहां पर सेंटर यहाँ जो ये वाली जो फ्रिंज होगी वो हमेशा कैसी फ्रिंज मिलेगी आपको? ब्राइट फ्रिंज यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर
मिलती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव इंटरफेयर। तो इंटरफेरेंस के लिए कौन सी क्वांटिटी है जो कंजर्व्ड होती है, तो वो होती है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसकी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर चली जाती है, तो वहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर लिखा है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बोथ आर बेस्ड ऑन, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपसे पूछा गया कि द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ, यानी कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी होगा, जहां पर लेमडा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल डी जो है वो स्लिट्स के और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल डी जो है वो दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। याद रखें स्मॉल डी हमेशा मिलीमीटर में होगा और कैपिटल डी 99% क्वेश्चन में मीटर्स में होता है, तो इसको पहचानने का एक आसान तरीका है। बाकी लेमडा जो है वो नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में आपको गिवन होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, तो पिछले अभी क्वेश्चंस में हमने चर्चा की थी, वहां पर हमने बताया कि लेमडा x इज इक्वल टू एन लेमडा जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह होगा कि लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस, मतलब लाइट में लाने पर अंधेरा होता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो लाइट वेव एक जगह जाके सुपर इम्पोज होती है, तो वहां की इंटेंसिटी या तो हो सकता है मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। मिनिमम के लिए यानी कि वहां पर जीरो होगी, और जीरो का मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो जीरो होगी, तो अंधेरा होगा। इसलिए कहा गया है कि लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस। ये थे हमारे लिए बढ़िया क्वेश्चन जो आपके लिए एमसीक्यूज में रहेंगे। अब बात हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि पोलराइजेशन इज द फिनोमेना व्हिच शोज दैट लाइट वेव इज ट्रांसवर्स। तो पोलराइजेशन लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन लाइट from a sodium lamp passes through a polarized sheet then its intensity becomes half। तो polarized sheet से जब भी कोई हाई इंटेंसिटी की लाइट पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स। याद रखें प्यारे बच्चों, आई इज इक्वल टू हमने कहा जो इंटरफेरेंस होता है उसमें इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम देयर पाथ ऑफ एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ये क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में भी चर्चा की। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिफ्रैक्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो द फेज डिफरेंस, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर से तैयार करें। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप अच्छे से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 7 है द वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ ए लाइट। तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, वेव फ्रंट जो होता है वो स्पेरिकल होगा। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज सिंगल स्लिट या डिफ्रैक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंगल स्लिट के लिए वो 2 लेमडा अपॉन ए होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें लिखा गया कि इन पोलराइजेशन पोलराइड ट्रांसमिट ओनली वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, जब हम पोलराइड से लाइट को पास करवाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो जिसका वाइब्रेशन होता है उसमें, उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइड लाइट के नाम से हम उसको जानते हैं। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक थे। अब बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं आपके पास जो आपके लिए 1.5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो ये लिखा है कि रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट ऑब्टेन आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको वेव फ्रंट बनाना है। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखेगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर आप वेव फ्रंट बनाते हैं तो सोर्स यहाँ से इन्फिनिटी पे अगर रखा हुआ है तो लाइट वेव कुछ ऐसी आएंगी और ये जाके डाइवर्ज होगी, कन्वर्ज होगी यहाँ पर फोकस के ऊपर। तो यहाँ का जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। याद रखें एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ का जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरफ घुमा हुआ, क्योंकि लाइट के लिए ये वाला जो एंगल होगा, यानी कि वेव फ्रंट और वेव के बीच, यानी प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इस प्रकार का इसका डायग्राम होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि वाईडीएससी में जो स्लिट है वो अगर 0.28 mm और उनके स्क्रीन जो है वो 1.4 मीटर दूर रखी है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एट द फोर ब्राइट फ्रिंज इज मेजर टू बी 1.2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। इस
क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी। यहाँ पर n जो होता है, n आपको यहाँ गिवन है कि n क्या होता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो अगली ब्राइट फ्रिंज जिसके लिए पूछा जा रहा है वो कौन सी होगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। लैम्डा जो होता है वो वेवलेंथ है, इस क्वेश्चन में आपसे लैम्डा पूछा गया है। कैपिटल D होता है स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, तो याद रखिए कि जो मीटर में गिवन होगा वो कैपिटल D है। स्मॉल d क्या होता है, तो स्मॉल d होता है स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि 0.28 mm, और साथ ही डेल्टा x जो हमें दे रखा है वो यहाँ पर ये दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। सभी वैल्यूज को पुट करें और आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये है कि एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हाइगेन वेव थ्योरी से यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन को अगर आपको प्रूव करना है तो क्या करना है, रिफ्लेक्शन के लिए कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेनी है। रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है कि लाइट जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। एक लाइट कुछ ऐसे आएगी, ये लाइट कुछ यहाँ आएगी, यहाँ पर एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना है और ये वेव फ्रंट से जो है वो लाइट कुछ इस प्रकार से पास कर जाएगी। ये वाली लाइट आपके लिए कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पर आपको इसके लॉज जो है यानी कि क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के लॉज, आप कमेंट करके जरूर बताएं, उनको यहाँ पर आपको प्रूव करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये है स्नेल्स लॉ, यानी कि जो रिफ्रैक्शन है वो हाइगेन वेव थ्योरी यूज करके आपको रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में इस प्रकार से लाइट कुछ इस प्रकार से आती है, यहाँ पर वेव फ्रंट होगा और ये लाइट जो है वो कुछ ऐसे बेंड हो जाती है। यहाँ पर एंगल आई आएगा, यहाँ पर एंगल आर होगा। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके साइन आई अपॉन साइन आर यानी कि स्नेल्स लॉ जो है वो आपको प्रूव करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें आपसे पूछा गया है कि डिफाइन डिफ्रैक्शन, तो यानी कि डिफ्रैक्शन को आपको डिफाइन करना है। अभी हमने एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक दोनों में इसकी डेफिनेशन को लिखा है। बात करें राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, यानी कि जो वेवलेंथ होती है वो ऑब्स्टेकल की रेंज की होनी चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिस किसी भी ऑब्स्टेकल की बात हम कर रहे हैं उसका साइज जो है वो वेवलेंथ के आसपास का होगा, तभी आपको जो है वो डिफ्रैक्शन नोटिसेबल होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट इज मेलस लॉ, तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट एमसीक्यू ही है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि आई इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर कॉस आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेलस लॉ होता है, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है पोलराइट लाइट से पास होने के बाद उसके बारे में आपको बताना है कि इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, तो वो आई नॉट कॉस स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि द रेशियो ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटीज ऑफ लाइट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो जो है वो दे रखा है और आपको क्या करना है, इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है। यानी कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी आई, अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और मिनिमम इंटेंसिटी होती है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। याद रखें प्यारे बच्चों, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात क्वेश्चन में करें तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना है, और इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, तो वहां से इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पर लिखा गया है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है, तो वो ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ आपके लिए कुछ इस प्रकार का होगा। ये वाला ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इंटरफेरेंस के अधिकतर ग्राफ पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन के लिए कुछ इस प्रकार का ग्राफ इंटेंसिटी के लिए बनेगा, यानी कि सेंट्रल ब्राइट पे यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए द लाइट वेव ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द वाटर सरफेस, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, यानी कि जो रिफ्रैक्शन होगा उसमें क्या वैल्यू उसकी होगी। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, कंडीशन होती है रिफ्रैक्शन में, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन ओनली सोर्स ऑफ लाइट, बट स्पीड चेंज होती है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, यानी कि सी अपॉन म्यू, ये चेंज होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है, यानी कि सॉरी जो स्पीड होती है वो म्यू टाइम्स चेंज हो जाती है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएं और क्वेश्चन आप सॉल्व करें।
अगला क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपरपोजिशन क्या होता है। तो सुपरपोजिशन के लिए हम क्या बताएंगे कि जब भी दो वेव आके मिलती है, जैसे मान के चलें कि ये वेव और एक वेव यहाँ आके मिलेगी, तो यहाँ पर एक नई वेव बनेगी। मान के चलो ये वेव y1 है, दूसरी वेव y2 है, तो जो तीसरी वेव होगी उसके जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेव होगा, यानी कि सेकंड वेव और फर्स्ट वेव का जो वेक्टर सम होगा, अगर दोनों वेव ऊपर जा रही है तो प्लस ए और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस होगा। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे सोर्स जिनका जो फेज डिफरेंस है वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट हो, ऐसे हम, और साथ ही में फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, ऐसे सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्स के नाम से जानते हैं। और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है इसका मतलब वो इनकोहेरेंट सोर्सेस हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ये लिखा गया है कि राइट एनी टू नेसेसरी कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। राइट एनी टू नेसेसरी कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए कंडीशन क्या है कि सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर है तो वहां पर इंटरफेरेंस इजीली शो होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शो द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कर्व इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस के लिए भी आपको जब भी आपसे क्या कहा जाए, कर्व कहा जाए, इसका मतलब आपको ग्राफ बनाना है। तो इसके इंटेंसिटी के लिए जो ग्राफ बनता है वो इंटेंसिटी के लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, यानी कि यहाँ पर जो है इंटेंसिटी हर एक ब्राइट फ्रिंज की सेम होती है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो याद रखें प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ये इसमें डेफिनेशन आपसे अक्सर पूछी जाती है इस चैप्टर में। तो सबसे पहली डेफिनेशन है वेव फ्रंट की, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, उसके बाद हम पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन की। तो याद रखें इन सभी डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि एक डेफिनेशन अक्सर यहाँ से पूछी जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें कहा गया है कि टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो YDSC होता है उसके लिए आपको इसका डायग्राम बना के बताना है कि कैसे फ्रिंजेस यहाँ पर बनेगी और कैसे इसका डायग्राम बनता है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम आपको बनाना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, विच फिजिकल क्वांटिटी अफेक्ट द विड्थ ऑफ यंग्स फ्रिंजेस। तो यंग्स फ्रिंज को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर इफेक्ट करती है? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, पढ़ने वाले बच्चे जरूर इसका आंसर देंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इमर्ज फ्रॉम, मतलब जो पॉइंट सोर्स होता है उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा। तो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में देखा था कि अगर कोई सोर्स पॉइंट जैसा है, यानी कि पॉइंट सोर्स है, तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। फार लाइट सोर्स, तो फार लाइट सोर्स का मतलब होता है अगर सोर्स जो है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट पे रखे हुए सोर्स के लिए क्या होगा, कुछ इस प्रकार के लिए पैरेलल लाइंस आती है, और पैरेलल लाइट जो आएगी उसके लिए वेव फ्रंट हमेशा प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करेगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो राइट द डिफ्रैक्शन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आपको डिफरेंस बताना है।